नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। हमारे तंत्रिका तंत्र पर जब भी कोई अवांछित जीवाणु हमला करता है तो हम न्यूरो संबंधी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मसलन नसें सूख जाना, डिमेंशिया या फिर ब्रेन स्ट्रोक और स्पाइन से संबंधित इस तरह के काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को आज दो चार हो रहे हैं। लोग इससे हमारे साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर आलोक रंजन, बातचीत के लिए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूरो संबंधित बीमारियों से लोग कैसे बच सकते हैं और अगर बीमारी होती है तो फिर उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, न्यूरो सर्जरी को लेकर के आपने काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की होंगी। हाल के दिनों में जिस तरीके का लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, किस तरह की न्यूरो संबंधित परेशानियों से दो चार होना पड़ा है लोगों को? न्यूरोस में तीन तरह के बीमारी होते हैं। एक जो कंप्लीटली आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, एक जो आपके पार्टली आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, और एक जिस पे आपका कंट्रोल नहीं। तो जो बिल्कुल आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दो तीन तरह के होते हैं। एक स्पाइन रिलेटेड, बैक पेन, नेक पेन, डिस्क का प्रोलैप्स हुआ, स्पाइन कॉर्ड में प्रेशर हुआ, वो मोर और लेस हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जिस टाइप के वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं और जिस टाइप की लाइफ जीते हैं। कुछ बीमारी पार्टली जो है हमारे कंट्रोल में रह सकता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इस पे हमारा कुछ कंट्रोल है। और फिर कुछ बीमारियां जैसे ट्यूमर हुए, जो अधिकांश ट्यूमर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे हमको यही देखना है कि कैसे जल्दी से डिटेक्ट करें और जल्दी से ट्रीटमेंट करें और अच्छे जगह पे ट्रीटमेंट करें। सर, एक चीज़ है कि आजकल सर्जरी को लेकर के जब भी लोग जाते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं अगर उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको सर्जरी के लिए जाना है। तो जिस तरह का मेडिकल एडवांसमेंट हाल के दिनों में देखा गया है, क्या वाकई डरने वाली बात है न्यूरो सर्जरी को लेकर? तो मैं अपनी ज़िंदगी न्यूरो सर्जरी की शुरुआत 1987 में शुरू किया था सीएमसी वेलोर से। उस समय जब हमारे पास पेशेंट आते थे ब्रेन या स्पाइन सर्जरी के लिए, तो हमको कंसेंट में ज़्यादा लाइफ और डेथ के बारे में बात नहीं करना पड़ता था, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते। आज 2023 में जब हम कोई भी ब्रेन या स्पाइन की ऑपरेशन करते हैं और ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन में, तो ना द पेशेंट एक्सेप्ट करता है, ना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और ना डॉक्टर एक्सेप्ट करता है। तो बहुत एडवांसमेंट हुए हैं, देयर इज़ नो डाउट कि बहुत सी एडवांसमेंट हुए हैं, बट फॉर 5 to 10% ऑफ केसेज जिसमें बहुत हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अधिकतर केसेस में अब ये नहीं है कि आप जिंदा हैं, अब ये है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। कैन यू गो बैक टू योर वर्क? आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं कि नहीं चलाते। तो एम्फेसिस बहुत चेंज किया 30 सालों में। सर, अमूमन कोई भी बीमारी हो, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो मरीज को बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता है या फिर हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। न्यूरो संबंधित बीमारियों में कौन सी, जैसे स्ट्रोक या फिर इस तरह की कौन सी बीमारियां हैं और अर्ली डिटेक्शन को लेकर के किस तरह का अलर्ट आप पेशेंट्स को देंगे? हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। जैसे स्ट्रोक की बात हुई, स्ट्रोक में दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक में अचानक ब्लीडिंग होती है, एक में अचानक ब्लड सप्लाई किसी ब्रेन के किसी पार्ट में कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो ये समझने की बात है कि दो डिजीज़ जो हमको बहुत अफेक्ट करता है वो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, दोनों का इससे संबंध है। तीसरा डिजीज़ हमारे लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है ना। ये तो डिजीज़ अधिकतर पेशेंट में पहले दिन तो नहीं हो जाता, एक इंक्रीमेंटल रूप से आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। कुछ स्ट्रोक होते हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, अचानक होता है, उसको कहते हैं जैसे एन्यूरिज्म, वो ब्रेन में के खून के नली में एक ब्लेब होता है जो रप्चर कर जाता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। एक होता है वैस्कुलर मालफॉर्मेशन जो आपको पैदाइशी होकर बढ़ता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, हम जैसे हेमरेज कहते हैं, उस पर हमारा पार्टली कंट्रोल है कि उस स्टेज तक ना पहुँचे। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो एक अभी भी मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि बीपी की दवा एक बार शुरू करेंगे तो ज़िंदगी भर खाएंगे, तो वही तो पर्पस है कि आपके बीपी को कंट्रोल किया जाए। अगर उससे कुछ हो जाए तो फिर तो आपको प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ की एक बार इंजेक्शन शुरू करेंगे या दवा शुरू करेंगे तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, वही तो पर्पस है, ताकि आप कंट्रोल करें। तो आज के ज़माने में अगर ये सब बेसिक फैक्टर्स, एक्सरसाइज,
डाइट, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डाइट से बहुत जूझ रहे हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल डाइट, नॉन फ्रिज डाइट था, जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं रहते थे और कंपोजिट मील था, वो बहुत यूजफुल था। आज इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव रहते हैं, जो 6-6 महीने मैकडोनल्ड में रखना पड़ता है उस चिकन या आलू को, सबका केमिकल इफेक्ट तो होता है बॉडी में। तो ये सब में हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में जागरूक होना बहुत ही जरूरी। इसके अलावा एक और दिक्कत लोगों को होती है सर, नस सूख जाना, जो आम तौर पर लोग बोलते हैं, या नस कहीं दब जाना। तो ये कैसे होता? गलत पोस्चर की वजह से, लगातार बैठने की वजह से, या फिर ओल्ड एज की वजह से? तो नस, जैसे नस का कोई भी प्रेशर हुआ तो जिस एरिया में हुआ, जैसे ब्रेन के किस एरिया में हुआ या स्पाइनल कॉर्ड के किस एरिया में हुआ, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक मैथमेटिक्स है, जिसमें हमें मालूम है कि इस एरिया में अगर ये होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। और जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमारा पहला एम ये होता है कि उसका कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हम पहले डिटेक्ट करते हैं। तभी पूछते हैं कि उस एरिया का एमआरआई करके आओ या सीटी स्कैन करके आओ। तो डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब लीजिए, मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड में बहुत कॉमन डिजीज़ है, डिस्क प्रोलैप्स, नेक पेन है, बैक पेन है, लेग में जा रहा है शूटिंग पेन, आर्म में जा रहा है, कमजोरी हो गई है। नस के बारे में एक चीज सोचना बहुत जरूरी है कि एक बार जब डैमेज हो गया तो हम जो भी इलाज करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट 100% रिकवर कर जाएगा। मे बी, बट मोस्टली नो। तो हम अगर उसको जल्दी से पकड़ेंगे तो इलाज करेंगे, लेकिन उसमें एक खतरा भी है। हर डिजीज को हम ऑपरेशन तो नहीं करेंगे। तो ओवर डायग्नोसिस, ओवर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नॉन डायग्नोस्टिक और डिलेड डायग्नोसिस एंड अंडर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। पेशेंट को इसीलिए इस दोनों के बीच में कैसे एडवाइस मिले, किस अच्छे जगह से अच्छा एडवाइस मिले, ये बहुत ही जरूरी है। सर, एक बड़ा दर्शक वर्ग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का, जो जब हम बता रहे थे, आपकी पीठ दर्द या फिर नेक पेन, इससे जूझता है। और जाहिर तौर पर गलत लाइफस्टाइल की वजह से उनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग वॉकिंग करना, मॉर्निंग वॉक या फिर योगा, इन चीज़ों से परहेज़ कर रहे हैं। खान पान की दिक्कतें हैं। स्पाइनल कॉर्ड को लेकर खासकर थोड़ा इलेबोरेट हम समझना चाहेंगे, किस तरह से लोग बच सकते हैं। तो मैंने जब अपनी न्यूरोसर्जरी लाइफ शुरू की थी, उस समय आईटी सेक्टर नहीं था। उसके बाद आईटी सेक्टर आया, जिसमें 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे रॉन्ग पोस्चर पे बैठे हुए हैं, रॉन्ग चेयर पे बैठे हुए हैं, नो एक्सरसाइज, नो मेंटल पीस। फिर हमको एक और नया चीज़ मिला, कोविड, जिसमें 3 साल पूरी दुनिया बंद रही, 2 साल, जिसमें लोग बिस्तर पे पड़े रहे, बिस्तर पे तकिया पे किसी ढंग से बैठ के काम कर रहे हैं और या पढ़ाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, न घूम रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट हमारा पोस्चर खराब रहा, हमारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रही, एक्सरसाइज नहीं हुआ, ओबेसिटी बढ़ता गया, हमने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। उसके कारण मान लीजिए आपको अगर डिस्क प्रोलैप्स होता भी है तो और भी खराब हो गया, उसके कारण आपको नर्व में प्रेशर हुआ। तो इसमें अधिकतर चीज़ तो प्रिवेंटेबल है, अधिकतर चीज़ पे तो आप ध्यान दे सकते हैं। जब मैं आपको पहले बता रहा था कि जब मैं बच्चा था तो डांट इसलिए पड़ती थी कि हम खेल के मैदान से घर नहीं लौटते थे समय पे। आज डांट इसलिए पड़ती है कि खेल के मैदान में कोई जाता भी नहीं। तो लाइफस्टाइल में बहुत चेंज हो गया। हमने अपने स्पाइन के कोर मसल को कभी एक्सरसाइज नहीं किया। कोर मसल वीक रहने के कारण बोन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बोन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण डिस्क पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जो डिजीज़ कम होता था अब ज़्यादा होने लगा। सर, इससे एक संबंधित चीज़ है कि स्पाइन की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मार्केट पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो दावा करते हैं कि आप इससे मसाज करें तो आप को रिलीफ मिलेगा। और कई बार जो एक सर्जन के तौर पर जो बड़े डॉक्टर सलाह देते हैं कि गलत मसाज भी आपको नुकसान कर सकता है, इस पर क्या? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। देखिए, हम एक ज़माने में हैं जहाँ पर हर चीज़ की कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुकी है, हर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, और आपको भी मालूम है कि जो सेलिंग पॉइंट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक फैक्टर है। ये जो तरह तरह के जो सिस्टम्स निकले हैं जो दावा करते हैं कि हम आपका डिस्क अंदर कर देंगे, ये कहना हुआ मतलब आपको एज घटा देंगे, वो तो घट नहीं सकता है। मेन पर्पस है कोई भी एक्सरसाइज का
आपके कोर मसल्स को स्ट्रांग करना। अगर कोर मसल्स जो नेक और बैक के स्ट्रांग होंगे तो बोन पे कम प्रेशर पड़ेगा, डिस्क पे कम प्रेशर पड़ेगा, और इनिशियल फिजियोथेरापी, स्पेशल फिजियोथेरापी, स्पेसिफिक फिजियोथेरापी और मेडिकेशन से आपका पेन कम हो सकता है और होता है। 90% केसेस को ना ऑपरेशन की जरूरत है ना इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब वो 10% केसेस में फिर से मैं बोलूंगा कि 90% केसेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम स्टिल उसको नॉन सर्जिकल मीन से करते हैं। 1% आदमी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये 1% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत छोटा लगता है। आप अगर जो मेन वर्किंग ग्रुप है सोसाइटी का, आप 20 से लेके 50 का कीजिए तो उसका 1% इज ए बिग नंबर फॉर द पॉपुलेशन विच इज प्रोन फॉर इट। तो शुरू से ही अगर हम बचपन से ही हम एक्सरसाइज के बारे में कॉन्शियस रहें, एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मैं बोलूंगा स्विमिंग। हमारे यहाँ स्विमिंग के बारे में कभी बचपन से कभी किसी को बताया नहीं गया। आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री में जाइए, स्विमिंग इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। स्कूल में ही करिकुलम है स्विमिंग। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है गर्दन की मसल को और बैक की मसल को स्ट्रांग करने का। सर, एज फैक्टर की बात करते हैं। आजकल बच्चों में भी न्यूरो संबंधित बीमारियां आ रही हैं, बुजुर्गों में भी। बुजुर्गों में लाजमी है कि समय वक्त के साथ उनको दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। तो बच्चों और बुजुर्गों के लिहाज से क्या सलाह देंगे? बच्चों में देखिए, बच्चों में ट्यूमर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों के ट्यूमर होते हैं काफ़ी अधिकतर केसेस में खराब ट्यूमर होते हैं, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। अदर देन एक स्मॉल होता है कि उनको केमिकल एक्सपोजर, ये सब न्यूक्लियर एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर ना हो, वो तो एक छोटा सा सेगमेंट है। रहा बच्चों में अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी। तो बहुत से कंडीशन जो प्रिवेंटेबल है इसके चक्कर में फंस जाते हैं और यही बच्चा बाद में चल के जवान बनता है। तो जो बीमारी हमारे खून के नली में या हार्ट में या लंग्स में एज में शुरू होता था 30-35 में, आज 10 में शुरू होता है। आज खुलेआम वेपिंग होता है, खुलेआम स्मोकिंग होता है। सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है, और मैं शुरू से देख रहा हूँ कि नॉट ओनली अमंग चिल्ड्रन, गर्ल चिल्ड्रन स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है। एडल्ट आजकल कम स्मोकिंग करते हैं, ये तो चिल्ड्रन ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं और वेपिंग कर रहे हैं। ये सब प्रिवेंटेबल कंडीशन है। हर बच्चा, मेरा बच्चा भी झगड़ा करता है कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए, वो फ़ोन चाहिए। 10 साल की उम्र से उसकी ना नेसेसिटी है, लेकिन समाज में इतना प्रेशर है, स्कूल्स में कलीग्स में इतना प्रेशर है। तो हमारा लाइफस्टाइल फिर से चेंज होना है हमको। वी हैव टू गो बैक टू गुड थिंग्स ऑफ द पास्ट, नॉट बैड थिंग्स ऑफ द पास्ट, गुड थिंग्स ऑफ द पास्ट। कुछ फैमिली, कुछ फ्रेंड, कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटी, गेम्स, टॉक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये एक रूम में बंद होके जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं। सर, आप हैदराबाद में हैं, जाहिर तौर पर हैदराबाद लोगों के लिए एक्सेसिबल है। डॉक्टर आलोक रंजन कभी भी आपसे आके सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। कई बार बुजुर्गों का न्यूरो संबंधित बीमारी हो जाए तो लोग मान के चलते हैं कि परिवार में बुजुर्ग हैं, ये इनको दिक्कत है, ये कोने में पड़े रहेंगे। तो उनको आप क्या सलाह देंगे जो छोटे शहरों में रहते हैं? कहाँ जाएं अगर कोई न्यूरो संबंधित बड़ी बीमारी हो जाती है? किस शहर में जाएं, कहाँ मिलें, किनसे मिलें? देखिए, आज एक डिजिटल जमाना है। रिक्शा वाला भी एक डिजिटल फोन रखता है। आज ऑनलाइन पे अधिकतर डॉक्टर और हॉस्पिटल में एक्सेस है। आप एक छोटे गांव में रह के ऑनलाइन फोन की मदद से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर खाली आलोक रंजन है या अपोलो हॉस्पिटल है और हैदराबाद है, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। Everyone is accessible at a small price. So मेरे विचार से जागरूक होना है। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, रीच अ डिसेंट स्पेशलिस्ट। एक प्रॉब्लम यह है सोसाइटी में कि हमको मालूम नहीं कि किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। इसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। आपके फैमिली में जो पढ़े लिखे हैं, अगर कोई बड़े शहर में हैं तो उनको बोलिए थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ताकि आप राइट जगह पे पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी और मार्केटिंग के मटेरियल पे विश्वास ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर नया इंप्रूवमेंट मेडिकल साइंस इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो हम अगर 99% पॉपुलेशन की बात करें तो उनके लिए मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, मोर एंड मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मोडालिटी पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए
देयर आर नेसेसरी इक्विपमेंट। मैं यहां के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे पास अधिकतर चीज जो दुनिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन, ऑल काइंड ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ऑल काइंड ऑफ एक्सरेज, उसको छोड़ के जाइए। हम ऑपरेशन के बारे में डिसाइड करते हैं, हमारे ऑपरेशन थिएटर में अंदर में एमआरआई है, एमआरआई गाइडेड सर्जरी करते हैं, नेविगेशन जिसमें हमको मालूम है कहाँ जा रहे हैं वो कर रहे हैं। हर चीज़ रोबोटिक लाइक से इंस्ट्रूमेंट हो गए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हो गए जो करोड़ों में मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाए, सेलेक्टेड में इनका इस्तेमाल करना तो बहुत ही जरूरी है। अधिकतर में बेसिक इंस्ट्रूमेंट, अ डिसेंट माइक्रोस्कोप, a decent operation table, a very good anesthesia and some basically good instrument, आप 90% बीमारी की इलाज कर सकते हैं। 10% में ऑफ कोर्स जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, नए नए जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम हैंडल कर सकते हैं। आज के ज़माने में अगर मैं पेशेंट को बोलता हूँ ब्रेन ट्यूमर कि आपकी मोर्टालिटी ऑन टेबल और इमीडिएट आफ्टर सर्जरी मोर देन 1% है, तो लोग अच्छा नहीं मानते। तो डॉक्टर आलोक रंजन बता दें कि हैदराबाद जुबली हिल्स अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं और बीते 2.5 दशक से चिकित्सकीय सेवा में हैं। सर, आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए होंगे, तो कुछ ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ जानना चाहेंगे ऑपरेटिव केस कि उसमें मरीज को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। 2-3 ऐसी आम तौर पर जो आने वाले केसेस होते हैं उसके बारे में। अब लेकिए हम ब्रेन के बारे में बात करें। मान लीजिए मैंने कल एक काफ़ी गरीब महिला का एक ट्यूमर, जो अधिकतर लोग उसको टच नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ऑपरेशन में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, वो बेचारी वारंगल से आई, उसका ऑपरेशन किया गया, बाय लक एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल, शी इज़ डन वेल। हमने उसका लाइफ बढ़ाया, उसके नए डैमेज नहीं किए, शी इज़ डूइंग ऑल राइट। लेकिन जब भी हम कोई क्रिटिकल ऑपरेशन करते हैं तो क्रिटिकल ऑर्गन के तरफ जाते हैं और कभी कभी हमारे अप्रोच में हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और कभी कभी वो कैलकुलेटेड रिस्क हमारे अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि जब तक वो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे नहीं तब तक हम वो ऑपरेशन कर नहीं सकते। हम स्पाइन के ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी एक यंग लड़की के मैंने ऑपरेशन की 2 सप्ताह। उसको एक जेनेटिक डिजीज़ है, उसको कहते हैं वॉन हिप्पल लिंडोज डिजीज़, जिसमें ब्रेन में और स्पाइन में कॉर्ड में ट्यूमर आ जाता है। उसका आंख में भी ट्यूमर था, वही आंख में भी तो एक नर्व है, उसका इलाज हुआ। हमको स्पाइनल कॉर्ड का इलाज करना था, वो स्पाइन कॉर्ड को काट के उसको निकालना था। मुझे मालूम है कि पेशेंट को टेम्प्रोरी वीकनेस होगा, टेम्प्रोरी नमनेस होगा, डिफ़िकल्टी वॉकिंग होगा। पेशेंट के रिलेटिव को समझाना पड़ता है कि ये होगा, क्योंकि अगर उन्हें मालूम है कि ये होगा तो वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। और उनको ये भी बोलना पड़ता है कि आपको 90% चांस है, 95% चांस है, आप 1 महीने 2 महीने में एक्सरसाइज करके ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया, आज के ज़माने में फिजियोथेरापी और सिक केसेस में रिहैबिलिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छा फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट है, 40 बेडेड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसमें रियली जो हमारे पैरालाइज पेशेंट हो या डैमेज पेशेंट हो उनको हम बहुत चीज़ सिखाते हैं और उनको रिकवरी करने का कोशिश करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ आर इमेंस, ऑफ कोर्स सम मोस्ट ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज़ आर एक्सपेंसिव, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि हर चीज़ के लिए हमको पैसा खर्चा करना ही पड़े। कभी कभी अच्छा एडवाइस अच्छे जगह पे पेशेंट खुद कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि बीमारी बचाइए, अगर बीमारी हो गया तो जल्दी से डिटेक्ट कीजिए, एक सेफ और अच्छे जगह पे जाइए। वो अभी आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही लगता है समाज में कि कौन सा राइट प्लेस है। सर, इतने लंबे करियर में जाहिर तौर पर आपने कई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया होगा। जाहिर तौर पर जब भी करियर का एक अच्छा टेन्योर आदमी पूरा करता है तो कुछ यादें होती है कि नहीं भाई, ये जॉब सेटिस्फैक्शन के लिहाज से कि ये करके ऑपरेशन या इस मरीज को ट्रीट करके आपने संतुष्टि महसूस की। ऐसा कोई केसेस आप शेयर करना? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, केसेस which I remember and which change my perception of patient and life.
और मैं उसमें 6-7 मैंने पेशेंट का पूरा सब डाला है। अभी हाल में मैं गया था अफ्रीका, मैं अफ्रीका में जाता हूँ क्लिनिक्स करने के लिए, तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका। तो एक लेडी है खदीजा, मुझे याद है कि 2002 में जब मैं उसका ऑपरेशन कर रहा था तो उसका लेग का ब्लड क्लॉट, जिसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो ट्रैवल करने पे ज़्यादा होता है, वो उसके हार्ट और लंग में चला गया एंड सी ऑलमोस्ट डाइड ऑन ऑपरेशन टेबल। जब हम उसको पलटा कर रहे थे तो सी ऑलमोस्ट डाइड। हमें 80 बॉटल खून चढ़ाना पड़ा नेक्स्ट 10 डेज में। और वो हमसे मिल के आती है अभी 21 साल से, इस बार भी मिली मेरे से खदीजा विद सम माइनर प्रॉब्लम। उसने मुझे सिखाया कि हमको कुछ जो अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, बहुत अनकॉमन, उसके बारे में भी सोचना चाहिए और उस पर भी परसेंटेज गेम नहीं खेलना चाहिए, उसके बारे में भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एक लड़की, नाम नहीं बोलूँगा, प्राइवेसी इशू है, उसको ब्रेन में ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बात किया, उसका ऑपरेशन करके ब्रेन स्टेम से वो ट्यूमर पूरा निकाला, उसको विंड पाइप में ट्रेकियोस्टमी करना पड़ा। आज वो वॉक करके आती है, अधिकतर वॉक आती है मेरे साथ झगड़ा करने के लिए, कोई बात लेके, उसको मतलब प्लेफुली फाइट करने के लिए आती है, उस टाइप के हैं। लाइफ में बहुत से पेशेंट टच करते हैं। ऑब्वियसली जो पेशेंट कभी खराब हो जाते हैं बीमारी में, वो ज़्यादा टच करते हैं। और मुझे लगता है कि व्हाट इज माई सक्सेस इज नॉट व्हाट गॉट बेटर। माई सक्सेस इज कि कोई पेशेंट खराब हो गया तो उसके रिलेटिव उसके आइदर डेथ और डिसेबिलिटी के बाद अभी भी 15 साल 20 साल मेरे पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए। इट मीन्स दे अंडरस्टैंड, इट मीन्स दे अप्रिशिएट। सर, आज भी उत्तर भारत या कुछ नॉर्थ के स्टेट्स हैं जहां पर लोगों को परेशानी होती। कुछ वर्षों पहले तो एक सीएमसी वेलोर बहुत जाना माना नाम था, लोगों को लगता था कि कम खर्च में इलाज हो जाएगा। फिलहाल अब विकल्प बढ़े हैं और हैदराबाद में तमाम तरह की सुविधाएं हुई हैं। हैदराबाद में मेडिकल सर्विसेज को लेकर के आप कितनी विश्वसनीयता के साथ बता सकते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी कम खर्चे में? तो देखिए, मैं पैदाइशी बिहार का हूँ और मेडिकल के मामले में वो इन्फीरियर है, सबको मालूम। मैंने पूरी पढ़ाई तमिलनाडु में की, जो मेडिकल के मामले में वास्टली सुपीरियर था, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ 70s 80s। मैं अभी हैदराबाद में हूँ, जो अमंग द 3 और 4 बेस्ट सिटीज फॉर मेडिकल साइंस। नाउ मेडिकल साइंस में 2 तरह के इलाज होते हैं, एक रूटीन और एक डिफिकल्ट, जो हर जगह से फेलियर होते हैं। जो हर जगह से फेलियर होते हैं ऑब्वियसली उसमें एक्सपेंसेस रहते हैं। रूटीन इलाज अभी भी इवन अपोलो हॉस्पिटल में अगर हम अच्छे से प्लान करें तो आराम से कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत पैसा खर्चा करना पड़े। तो जैसे मेरा सेंटर है अपोलो जुबली हिल्स, जहाँ पे मैंने ये 20 साल में एक नए ढंग से प्राइवेट प्रैक्टिस का किया। हमारे टीम में 7 मेंबर हैं। अब न्यूरो सर्जरी में भी तरह तरह के बीमारी हैं, तो हमने डेवलप करना शुरू किया कि बच्चों का ये स्पेशलिस्ट रहेगा, स्पाइन का ये रहेगा, ट्यूमर का ये रहेगा, स्ट्रोक का ये रहेगा। ये इसलिए किया कि जो भी आदमी इसको बार बार करेगा वो विद टाइम विल गेट बेटर। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये न्यूरो सर्जरी की बात नहीं करेंगे, न्यूरो सर्जरी के सब स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। और जब भी सब स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो अपोलो हैदराबाद जुबली हिल्स की बात आती है, और ऐसे भी 5-10 सेंटर हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स तो डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस हैं, लेकिन मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि अपोलो हॉस्पिटल में आने के लिए आपको बहुत अमीर होने की ज़रूरत है। और आप ही खुद घूम के देख लीजिए, अगर सब अमीर रहते तो फिर यहाँ जनरल वार्ड और सेमी प्राइवेट रूम की क्या ज़रूरत पड़ती? तो ऐसी बात तो नहीं है। सर, सरकार की तरफ से प्रयासों से और अपोलो की तरफ से जो पहल की गई है उसमें साउथ अफ्रीका और बहुत सारे कंट्रीज से भी बीमार लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करने के लिए, ये किस तरह का प्रोग्राम है? तो होता क्या है कि देखिए, हम जब बात करते हैं कि इंडिया में, तो इंडिया में भी बहुत तरह के मेडिकल साइंस के सेंटर हैं, और कोई बहुत वास्टली सुपीरियर, कोई वास्टली इन्फीरियर है। आप चले जाइए कोई गरीब डिस्ट्रिक्ट बिहार में, तो आपको लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। सो अफ्रीका इज लाइक एन अनडेवलप्ड Indian part, in some places less developed.
देन इवन इंडिया, रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ भी तो है बीमारी, जो बीमारी से हम जूझ रहे हैं वो उनको भी बीमारी है, उनको भी एक्सेस नहीं है। पहले एक्सेस कहा जाता था कि वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न यूरोप जाइए और अमेरिका जाइए। आपको ताज्जुब इस बात का होगा कि मेरे कज़न को स्विट्ज़रलैंड में रहती है, हार्ट की बीमारी हुई और उनको वहाँ अपॉइंटमेंट मिला 5 महीने के बाद, तो उनको यहाँ इंडिया आना पड़ा। आज हर दिन, हर सप्ताह में 2 पेशेंट देखता हूँ यूरोप या अमेरिका के, जो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। वो इंडिया आते हैं, सस्ते में काम करके चले जाते हैं। तो इंडिया इज अ डेस्टिनेशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी मेडिसिन एट अ चीपर रेट। मैं वर्ड कर रहा हूं चीपर रेट, ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत से वेरिएशंस हैं। तो हर हॉस्पिटल, देखिए अपोलो इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल था। हमारे बहुत से ब्रांच हैं, मोर देन 10,000 बेड्स हैं। हम लोगों ने डायग्नोस्टिक को पूरा चेंज कर दिया, बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं। अभी भी हर हॉस्पिटल में 30 to 40% पेशेंट्स आर लो मिडिल क्लास, एंड वी ऑल्सो डू पुअर क्लास पीपल इन अ सेलेक्टेड केसेस वेयर वी थिंक देयर इज अ वेरी गुड रिकवरी। डॉक्टर आलोक रंजन मूल रूप से बिहार के हैं और इनका बहुत लंबा चिकित्सकीय एज ए सर्जन का करियर रहा है और बहुत सारे सफलतापूर्वक इन्होंने ऑपरेशन किए हैं। सर, आपके प्रोफेशन के प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर आप कितना परिचय अपना देना चाहेंगे पब्लिक डोमेन के हिसाब से? देखिए, मैं सबको बोलता हूं कि मेरे ज़िंदगी में 4 फेज़ रहा। फर्स्ट 17-18 ईयर्स मैं बिहार में रहा, वहीं पे पढ़ाई किया। वहाँ का एक टाउन है बेतिया, वहाँ एक स्कूल था केआर स्कूल, और फिर साइंस कॉलेज पटना। मेरा नेक्स्ट 16 ईयर्स सीएमसी वेलोर, जो उस ज़माने का और अभी भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उसके बाद ये दोनों जगह मेरे को डोमिसाइल है बाय द वे, क्योंकि आप 14 साल रहते हैं तो डोमिसाइल हो जाता है। उसके बाद मैं 4-5 साल यूके में रहा, वहाँ भी ऑलमोस्ट डोमिसाइल बन ही गया था। और अभी मैं 24 साल से हैदराबाद में हूँ, और मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। मैं तीनों जगह का कल्चर और चारों जगह का कल्चर जानता हूँ। मेरे घर में खाना भी उस कल्चर से बनता है, तो मैं एक भारतीय हूँ। तो जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आलोक रंजन ने साफ तौर पर कहा कि जो आपको लुभावने वादे किए जाते हैं सोशल मीडिया पर बीमारी ठीक करने के नाम पर, उनके चंगुल से बचें और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए सही जगह पर सही इलाज के लिए परामर्श करें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर से मिलने की। और डॉक्टर वैसे भगवान का रूप माना जाता है। अगर खुदा न खास्ते कोई बड़ी परेशानी हुई तो आज हैदराबाद हो, इंडिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर तमाम तरह की चिकित्सकीय सुविधा मुहैया है, उपलब्ध है, वहां पर आप अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बात। थैंक यू।